हाय गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पोस्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने गेट बी के लिए डिस्कस किए थे, लेकिन तुम्हें याद होगा कि भाई गेट बी का एग्ज़ाम भी पीजी के लिए है और सिलेबस दोनों का मोरलेस सेम है। तो इसलिए सी यू टी पी जी और गेट बी इन दोनों की प्रिपरेशन में ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। आई होप इन क्वेश्चंस को करते हुए तुम्हें कुछ नॉलेज ही मिलेगी। और कोशिश ये करना, क्योंकि लाइव क्लास है तो बीच में डिस्टर्बेंस भी है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। और कोशिश ये भी करना कि क्वेश्चन सामने आते खुद भी सॉल्व करके देखो। चलिए फिर शुरू करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, मोस्ट ऑफ द ड्राई मास इन ट्री ट्रंक इज ओरिजिनली ड्राइड फ्रॉम। पेड़ पत्ते फूल, इसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट है ये सारा का सारा जनरेट हुआ है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स क्रिएट होते हैं एंड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। तो जितना भी कार्बन फ्रेम है इस प्लांट का सेलुलोज के रूप में, ये सब का सब CO2 से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द कार्बन सोर्स। अब मेरा एक क्वेश्चन तुमसे है, ऑक्सीजन जो निकलती है फोटोसिंथेसिस में वो किसकी ऑक्सीजन होती है? जल्दी बोलिए फटाफट। ग्लूकोज की, कार्बन डाइऑक्साइड की या वाटर की? वाटर। वाटर। हमेशा ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर की है। लाइट रिएक्शन के डायग्राम को हमेशा ध्यान रखना। अब कह रहे हैं कि अगर आपके पास 10,000 सेल्स हैं कल्चर में और आपके पास केवल 2 सेल्स थी जो माइटोसिस में थी, तो आपको माइटोटिक इंडेक्स निकालना है। जब तक चीज़ें पता नहीं होती चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगती हैं, बट ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। जनरली माइटोटिक इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग रियल लाइफ में, जैसे हमारे पास ये स्लाइड है, इस स्लाइड में हमने सेल स्टेन कर रखे हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। हम काउंट करते हैं टोटल सेल कितनी है। टोटल सेल काउंट करने के बाद हम लोग वो सेल देख रहे हैं जिनमें सेल डिवीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस सेल में सेल डिवीजन दिख रही है, ये वाला डिवीजन दिख रहा है, ये डिवीजन दिख रहा है, ये डिवीजन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है। जो ये लूज हैं ये वो है जिसमें सेल इंटरफेस में अवेलेबल है। जहाँ डार्क आपको ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं ये क्रोमोसोम्स है क्लियरली, मतलब आपकी सेल प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस में से कहीं पर है। तो एक बार ये करने के बाद में आप काउंट कर लेते हो कि कितनी सेल्स में आपको वो डार्क क्रोमोसोम की तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपने टोटल विजिबल क्रोमोसोम जो आपको दिख रहे हैं वो 20 में दिख रहे हैं, और टोटल सेल्स जिनमें विजिबल क्रोमोसोम नहीं थे वो थे 55। तो आप क्या करते हो, फार्मूला है आपका कि जितनी सेल्स आपको माइटोसिस में दिखाई दी और आपकी टोटल सेल, इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर जो निकल करके आता है वो आपका माइटोटिक इंडेक्स है। सिंपल सा फार्मूला, सेल्स इन माइटोसिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सेल्स। तो हालांकि कुछ केसेस में इसे फर्दर 100 से भी डिवाइड कर लेते हैं, बट आपको डिवाइड करना है या नहीं करना आप हमेशा अपने ऑप्शन को देख करके बात करो। जैसे कि अगर मैं 100 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा इसे, मतलब 100 मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो 0.02 आंसर आएगा अगर 100 वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है तो। लेकिन ऑप्शन में तो 0.02 है नहीं कहीं भी, तो फिर हम लोग 100 के बिना काम करते हैं। तो 100 के बिना आंसर आएगा 0.0002। तो फिर 0.0002 हमारे पास ये आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, इन विट्रो कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड। मतलब टेस्ट ट्यूब में आपके पास आपने सॉल्यूशन बना दिया है, इस सॉल्यूशन में सेल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों करा सकते हो इसके अंदर। इसमें आपने रेटिकुलोसाइट और व्हीट जर्म लाइसेट का इस्तेमाल किया है। आपने एक cDNA दे दिया इसको। इस टेक्निक के द्वारा जब आप cDNA देते हो तो इसमें cDNA से RNA बनाना, RNA से प्रोटीन बनाने के लिए सब कुछ कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इससे जनरली तुम अपनी जो cDNA दिया उससे क्या प्रोटीन बन रहा है आप उसको आइसोलेट करके देख सकते हो, क्योंकि इस सिस्टम में कोई और प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो जो भी प्रोटीन आइसोलेट होगा वो आप ही के द्वारा डाले गए DNA का प्रोटीन था। तो इस तरीके से बड़े प्योर तरीके से प्रोटीन को आइसोलेट करना और उसको स्टडी करना आसान बन जाता है। जब आपने प्रोटीन कंप्लीट करने के बाद में SDS पेज चलाया तो आपने पाया कि वहां SDS पेज में आपको काफी सारे बैंड दिखाई दिए ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर सिर्फ आपका DNA वहां अवेलेबल था
तो फिर आपको केवल अपना प्रोटीन मिलना चाहिए था। तो अलग अलग बैंड से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ मल्टीपल प्रोटीन्स हैं। तो ये मल्टीपल प्रोटीन यहाँ कहाँ से आ गए? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि शायद ट्रांसलेटेड प्रोटीन डिग्रेड हो गए। अगर ट्रांसलेटेड प्रोटीन डिग्रेड हो जाते तो आपको बैंड नहीं मिलते, क्योंकि प्रोटीन तो डिग्रेड हो गया। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है क्योंकि ये इन विट्रो सिस्टम है, ये cDNA को सभी रीडिंग फ्रेम में पढ़ सकता है। हाँ, इन विट्रो सिस्टम में प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी नहीं होती। जैसे अगर मालूम पड़ा कि मेरे पास ये मैसेंजर RNA है और यहाँ पे एक AUG यहाँ पर है, एक AUG यहाँ पर है, एक AUG यहाँ पर है और बीच में दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये सिस्टम इसे यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकता है, यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकता है और यहाँ से पढ़ना शुरू कर सकता है। तो जब किसी मैसेंजर RNA को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं तो उससे बनने वाले अमीनो एसिड्स की लंबाई भी अलग अलग होगी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये डिफाइन कर रहा है इसके आंसर को। There are a number of endogenous protein present in wheat germ and reticulocyte lysate। भाई अगर वहाँ पे मल्टीपल प्रोटीन होते थे तो फिर ये सिस्टम हमें यूज़ ही क्यों करना? मतलब फिर हम ऐसा सिस्टम यूज़ ही क्यों करना चाहते हैं? ये जो बनाया गया सिस्टम इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सिस्टम, ये इसलिए बनाया गया है जहाँ पे और किसी प्रोटीन कन्फ्यूज़न ना हो, केवल आप ही का प्रोटीन हो। इसलिए पहले जर्नली इन प्रोटीन्स को उड़ा देते हैं, RNA को तोड़ देते हैं और प्रोटीन ना हो। तो दूसरा बात ये भी होता है कि जो जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने के लिए राइबोसोम होगा, RNA पॉलीमरेज होगा, ये सब भी प्रोटीन है, लेकिन ये सब प्रोटीन कम मात्रा में है। तो बैंड जनरली उस प्रोटीन के दिखते हैं जो ज़्यादा मात्रा में बन रहा होता है, तो ये भी इसलिए डिफाइन नहीं करता। रेटिकुलोसाइट लाइसेट एंड व्हीट जर्म लाइसेट हैव लाइसोसोम्स। ये लाइसेट्स हैं, लाइसेट्स में जनरली ये नहीं पाए जाते, अलग से ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें माइक्रोजोम्स की वेसिकल पड़ी हो। तो ये लाइसोम वाली कहानी भी गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 2 था इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेल साइकिल कंट्रोलर इज रोबस्ट एंड अडेप्टेबल। एडिशनली इट फंक्शंस लाइक अ स्विच टू एंश्योर यूनिडायरेक्शनल सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपने देख रखा है कि M फेस, G1, S फेस, G2, और इसके लिए सेल साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और काफ़ी सारे दूसरे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, और सिस्टम बड़ा कंट्रोल्ड है। दिस स्विच लाइक बिहेवियर कैन बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। हम देखते हैं कि शुरुआत में G1 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हुए, फिर उनका एक्टिवेशन बंद हो जाता है, फिर S फेस वाले शुरू होते हैं, फिर उनका एक्टिवेशन बंद हो जाता है, फिर G2 वाले शुरू होते हैं, एक सिस्टमिक वे में। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये है ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिविटी इन डिफरेंट फेस ऑफ सेल साइकिल। अलग अलग फेस में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की एक्टिविटी को बढ़ता हुआ देखते हैं हम लोग। ये पॉसिबल ट्रू आंसर हो सकता है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सिंथेसिस। देखिए, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम की सिंथेसिस वेरिएबल नहीं होती। ये कह लीजिए कि CDKs बने हुए रहते हैं, लेकिन काम तब करेंगे जब साइक्लिन जुड़ा हुआ होगा। तो साइक्लिन की सिंथेसिस एंड साइक्लिन का डिग्रेडेशन, कंट्रोल पॉइंट ये होता है। CDK का सिंथेसिस एंड CD का डिग्रेडेशन ये नहीं होता। CDK काम तभी करेगा जब साइक्लिन होगा। तो अलग अलग फेस में साइक्लिन के सिंथेसिस या साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन होता है, CDK की सिंथेसिस या डिग्रेडेशन नहीं। तो ये फॉल्स है। नेगेटिव फीडबैक लूप्स टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। कुछ जगह पर हमने देखा है कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड वाले या फिर बैकवर्ड वाले स्टेप्स को इनहिबिट कर सकते हो, लेकिन हर जगह पर ये अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए अलग अलग स्पोरेडिक केसेस हैं, सारे सिस्टम पर यह बात लागू नहीं हो सकती। पॉजिटिव फीडबैक में तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की एक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी, हम हर जगह बढ़ती हुई देखते। इंडियन जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में बता रखा है कि जैसे G1 साइक्लिन्स के लेवल G फेस से लेकर के और लास्ट तक बने रहते हैं। G2S साइक्लिन के फेसेस बीच में बढ़े और घट गए। ये साइक्लिन के एक्सप्रेशन की साइकिल है। लेकिन अगर मैं यहीं पर CDKs की एक्टिविटी की बात करूँ तो वहाँ भी मुझे अलग अलग के एक्सप्रेशन की जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के भी लेवल्स अलग अलग दिखाई देंगे। जनरली ऐसा वाला ग्राफ हम लोग सेल साइकिल पढ़ते हुए देखते हैं जब उसका मॉलिक्यूलर कंट्रोल देखते हैं।